कुरान को ढाल बना जी। करके मुसलमानों को हाँ। भड़काने की साजिश रची गई। वही मुसलमान धरना और प्रदर्शन करेंगे जो वाकई में भारत के नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो जी। अभी आपने कहा कि जिनके दस्तावेज नहीं हुए वो तो चले जाएंगे। हम बिल्कुल जाना भी चाहिए। कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो बीएड की हुई हैं, जो बीएससी की हुई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल करके ये घुसपैठिया बांग्लादेशी औरतों को टीचर की नौकरी मिल गई। ये समझना जरूरी है, बिल्कुल। जो हमारा चीज अधिकार है, हमारे प्लेट में जो खाना आ रहा है, हमारी भूख 2 रोटी की है, पर उसमें से आधी रोटी खींच करके और आधी सब्जी खींच करके वो घुसपैठिया लेकर के चला जा रहा है। दूरदर्शा हमारे हिंदुओं के साथ हुआ है, हम तो उनको नागरिकता देंगे ला। कोई रोकेगा, हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे, चाहे वो आरफा का नाम शेरवानी हो, चाहे वो पजामा हो, चाहे वो नाड़ा हो, चाहे वो अवेसी हो, चाहे वो कोई भी हो। हम तो करेंगे कानूनी प्रक्रिया। उतना शाहीन बाग में हम बताएंगे कि कानून क्या होता है। नमस्कार, लॉसी जर्नल के हिंदी चैनल लॉसी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा। देश में सीए लागू हो चुका है और पिछले कई दिनों से आप हमारे चैनल और हमारे वेबसाइट के जरिए सीए पर अलग अलग तरीके से जो डिबेट है, जो आर्टिकल है, वो पढ़ रहे हैं। हमने इसके सामाजिक और राजनीतिक जो इसके जो पहलू हैं उस पर चर्चा करी। लेकिन आज हमारे साथ सीए पे बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी है। हमारे साथ जुड़ी है नाज़िया इलाही खान जी, जो कि न सिर्फ एक जानी मानी वकील है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। नाज़िया जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम। वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने चैनल पर बुलाया। थैंक यू सो मच। और बहुत खूबसूरत टॉपिक के लिए मुझे बुलाया गया है। शुक्रिया। अपने बातों से मैं बहुत सारे लोगों की दुविधा और शक को दूर कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, आपसे उम्मीद भी हमें जुड़कर यही है, क्योंकि आप एक संवैधानिक समझ रखती हैं। वकालत में आप काफी जानी मानी पर्सनालिटी हैं भारत में। सबसे पहला सवाल नाज़िया मैम आपसे यही रहेगा कि जो एक्ट जैसे लागू हुआ, विपक्ष बिफर गया, ममता बनर्जी ने अपने तीर कमान चलाने शुरू कर दिए, संविधान में क्या इस तरीके का एक्ट या इस तरीके के प्रावधान के बारे में कुछ है, या सरकार ने जबरदस्ती कहीं से लाना थोप दिया? नहीं, देखिए, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और बहुत ही तेज तर्रार, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में जो वो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किया करती थी, आज भी लोग उसके लिए डिक्शनरी खोल सकते हैं। जैसे शब्द अंग्रेजी के इंदिरा गांधी जी इस्तेमाल किया करती थी, तो उन्होंने उगांडा से बुला करके हिंदुओं को सिटीजनशिप दिया था। उसके बाद से राजीव गांधी जी, उन्होंने श्रीलंका से तमिलियंस को बुला करके उन्होंने हिंदुओं को सिटीजनशिप यहाँ पर दिया था। 1955 से लेकर के सिटीजनशिप के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज यहाँ पर अचानक से उतार दी गई है, जैसे एक हवा बनाया गया कि कुछ नया है, लेकिन नहीं है। आर्टिकल 44 में कॉमन लॉ के बारे में जिक्र है जब संविधान लिखा गया था, और 5 भाषाओं का जिक्र है। तो सारी चीजें पुरानी हैं, और कहीं ना कहीं सारी चीजें गांधी परिवार से लेकर के, बापूजी से लेकर के सारी चीजें टच करती हुई है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान निकाला, तो क्या उन्होंने बापूजी के को समर्थन किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत खूबसूरत एक्ट है, बहुत खूबसूरत एक्ट है। इसमें नागरिकता देने की बात कही जा रही है, किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं कही जा रही है। पेशे से जरूर वकील हूँ, लेकिन मजहब से मैं मुसलमान हूँ, और अगर मुसलमान को खतरा है तो मुझे लगता है कि मुझे भी खतरा होना चाहिए, मेरे को भी खतरा होना चाहिए, मेरे पूरे कुल खानदान में। मैं आपको बताऊंगी कि एक भी हिंदू नहीं है या एक भी इंटर रिलीजन नहीं है, ना ही किसी बेटियों ने हिंदू से शादी की है और ना ही किसी बेटे ने हिंदू से शादी की है। मुकम्मल 206 लोगों का एक पूरा परिवार है मेरा, और सबके सब मुसलमान हैं। अब उनके बच्चों को तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, तो हमें तो कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें नागरिकता अब आपने एक बात उठाई है ममता बनर्जी की, तो मैं अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के चैम्बर में बैठी, मैं वेस्ट बंगाल में ही बैठी, और कल जब वो बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक तो नोटिफिकेशन भी मुझे नहीं आया है, और उससे मात्र 11 मिनट पहले
41 पेजेस का वो नोटिफिकेशन मुझे आ चुका था, मुझे आ चुका था। जी। तो अब आप सोचें कि मैं एक मामूली सी औरत हूँ भाई, अब जब मुझे आ सकता है ये नोटिफिकेशन 41 पेजेस का, तो स्टेट के मुख्यमंत्री को नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो झूठ बोलने की एक लिमिटेशन होती है। फिर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज और जोड़ी, जो मुझे झूठ बोलना या जनता को भड़काना। हाँ, मैं उसी पर आ रही हूँ। उन्होंने एक चीज बहुत मतलब चीजों को बदशक्ल करने की ममता बनर्जी साहिबा ने कोशिश की है कि रमजान के महीने में सीएए क्यों लाना। मतलब रमजान का सीएए से क्या ताल्लुक है? रमजान का तो सीएए से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं रोजे में हूँ, श्रीमती ममता बनर्जी तो हमारी तरह रोजा नहीं रखती। सारे सूम सलावात, सारे सुन्नतों के साथ तो वो रोजा कभी नहीं रखी है, और अगर रखी है तो फिर उनका नाम ममता बनर्जी तो नहीं। दरअसल मुसलमानों को लेकर ये कहा जाता है, इसीलिए रोजे को इससे जोड़ा गया। ममता बनर्जी एक वर्ग को भड़का रही हैं और वो वर्ग जो है वो सीधा सीधा रमजान से जुड़ा हुआ है। मैम आपने क्लियर कर रही हूँ कि देखिए, रोजा जो है या नमाज जो है या तरावीह जो है रमजान का, वो हमारा निजी मामला है, वो हमारे घर के अंदर का मामला है। एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसा नहीं है कि रमजान आया है तो कोर्ट बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि रमजान आया है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, ऐसा नहीं है कि रमजान आया है तो हम कोर्ट जाना बंद कर चुके हैं, या ममता बनर्जी ने 1 महीने की छुट्टी घोषित कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रमजान को ढाल बनाकर की तो कर दी वो तो मजबूरी में करना पड़ा है, कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए। रमजान को ढाल बना करके मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची गई है, एकदम स्ट्रेट कट है, और मुझे ये बोलने में कोई भय नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि वही मुसलमान भड़केंगे, वही मुसलमान पत्थर लेकर के उतरने की कोशिश करेंगे, वही मुसलमान टायर जलाएंगे और बाइक जलाएंगे, वही मुसलमान धरना और प्रदर्शन करेंगे जो वाकई में भारत के नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आज मुझे अगर कोई बोले कि नाजिया सीएए हो गया, अब तो एनआरसी होगा, मैंने कहा कल क्यों होगा, आज होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी, और ऐलानिया, क्योंकि आप इसको तो टेलीकास्ट कर रही हैं, मैं तो ऐलानिया कह रही हूँ कि सीएए हो गया, एनआरसी भी होना चाहिए, एनआरसी और सीएए एक साथ आना चाहिए था। अगर मेरे पास, मैं भारत की पुत्री हूँ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर मैं भारत की पुत्री नहीं तो मुझे डरने की जरूरत है। और अगर हमारे घर में कोई एक मेहमान भी 3 दिन से ज्यादा रहता है, तो उसको निकालने के लिए या तो हम मूड खराब कर लेते हैं, या तो खाना बहुत अच्छा नहीं बनाते कि भाई अब तो निकल जाओ। तो कोई घुसपैठिया अगर हमारे भारत में घुसा हुआ है और हमारे हक की चीजों को मार रहा है, वो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल जैसे अवैसी साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा ये सिर्फ सीएए को सीएए की तरह मत देखिए, अब मुसलमानों अपने अपने दावत ढूंढना स्टार्ट करो। मैं भी अवैसी को, मुस्लिम मैं भी अवैसी को सिर्फ अवैसी की नजर से नहीं देखती हूँ, मैं अवैसी को राजोकार के फौज के आखिरी सिपा सलार की नजर से देखती हूँ, क्योंकि उसके बाप दादा ने राजोकार की फौज बनाई थी, जो पाकिस्तान के समर्थन में काम करता था और भारत के विरोध में काम करता था। आज भारत एक गोल्डन एरा में जा चुका है, आज भारत इकोनॉमिकल पावरफुल हो चुका है, आज भारत अपनी सेना पर सर उठा करके कहता है कि हम 4th पोजीशन पर है। आज भारत जिस तरह से इकोनॉमिकली बूस्ट कर रहा है, और आने वाले 2047 तक में भारत को सर्वप्रथम रखा जाएगा, और भारत से लड़ने के लिए या भारत के साथ झगड़ा करने के लिए या भारत के साथ किसी भी कंट्रीज का कटाश होने के लिए कंट्री को सोचना पड़ेगा, भारत को नहीं सोचना पड़ेगा, भारत को नहीं सोचना पड़ेगा। भारत एक ऐसे गोल्डन है। लेकिन कहीं ना कहीं बात यहाँ पर आकर के अटक रही है कि हमारे गृह मंत्री जी ने तो बहुत साफ नोटिफिकेशन में भी है कि भैया कुछ नहीं है, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अपने आइडेंटिफिकेशन को दर्ज कीजिए, उसको चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। और कोई दस्तावेज अगर किसी के पास ना हो तो वो कहाँ से करे, वो कैसे करे, तो क्या नागरिकता चली जाएगी, जो डर है। यहाँ पे आपने विश्व पटल की बात करी, आपने ये कहा कि जो एक गुलामी मानसिकता है देश की, वो अब खत्म होती चली जा रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और आम जनता भी ये समझना चाहेगी कि उसके लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर वो भारत का नागरिक है और जो मूलभूत सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, सीए के लागू हो जाने के बाद से क्या चीजें बदलेंगी उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बता देना चाहती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को या इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये नहीं पता चला है कि कितनी आंकड़ा में घुसपैठिया यहाँ पर है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। दस्तावेज है कि कितने घुसपैठिया यहाँ पर है। उनको मौका दिया जा रहा है खुद को क्लैरिफाई करने का, खुद को क्लियर करने का, तो क्रिएटली मौका दिया जा रहा है। मैं आपके एक सवाल को छोड़ूंगी नहीं तो देखने वाले सोचेंगे कि नादिया ने हवाबाजी कर दी। नहीं, आप सवाल कोई नहीं छोड़ती है मैम। हमें छोड़ना नहीं चाहती। तो अभी आपने कहा कि जिनके दस्तावेज नहीं होंगे वो तो चले जाएंगे। हम बिल्कुल जाना भी चाहिए। अभी मैं आपके घर में आकर के, भले ही मैं बहुत रिनाउंड हूँ, भले ही मुझे लोग जानते हैं, भले ही लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर अपने लोटे कंबल के साथ अगर मैं आपके घर में आकर के 2 महीना टिक जाऊं ना, तो वो जितनी प्यार मोहब्बत है ना, वो भी दिखाई दे देगी आपके शक्ल पर। आपको मैं बताना चाहूंगी कि कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो बीएड की हुई हैं, जो बीएससी की हुई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल करके ये घुसपैठिया बांग्लादेशी औरतों को टीचर की नौकरी मिल रही है। ये समझना जरूरी है, बिल्कुल। जो हमारा अधिकार है, हमारे प्लेट में जो खाना आ रहा है, हमारी भूख 2 रोटी की है, पर उसमें से आधी रोटी खींच करके और आधी सब्जी खींच करके वो घुसपैठिया लेकर के चला जा रहा है, और हम बाउंड हो जा रहे हैं उसको देने के लिए, बाउंड हो जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक ऐसा खान बाबा मंत्री है जिसके ऊपर मैंने कलकत्ता हाईकोर्ट में वेरिफिकेशन के लिए मैंने केस भी किया हुआ है। मुझे अंदेशा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार में एक ऐसा मंत्री है जो पाकिस्तानी टच से है, जो पेशावरी है, जो भारत का नहीं है। तो क्या यहाँ के मुसलमानों का अधिकार वो मार कर नहीं बैठ गया है? क्या यहाँ के मुसलमान का ये हक नहीं है कि वो मंत्री बने? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बनकर के विधानसभा में मंत्रालय के और लाल बत्ती की गाड़ी से उतरे और Y+ सिक्योरिटी के साथ उतरे। क्यों बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहाँ पर भारत में आकर के मंत्री बनेंगे? क्यों बनेंगे? हम सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत के लॉ मंत्री भी दलित थे और पाकिस्तान के लॉ मंत्री भी दलित थे। जोगेंद्र नाथ जी, क्या पाकिस्तान ने उनको टिकने दिया? मात्र 4 साल के बाद उनको भाग करके पाकिस्तान से यहाँ आना पड़ा भारत में, और इसी पर गुमनामी की जिंदगी रही उनकी जिंदगी आगे भी गुमनामी की ही रही। हाँ, मैं बता रही हूँ, इसी पश्चिम बंगाल की गलियों में उन्होंने गुमनामी की जिंदगी जी, और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि भाई पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकता, पाकिस्तान में नहीं रह सकता। अब आती है बात कि जब देश आजाद हुआ 1947, जिन्ना ने जिद में अपने आप को प्रधानमंत्री के वजीर आजम के चेयर पर बैठाने के लिए उसने पाकिस्तान तो ले लिया। लेने के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया? 13% हिंदू वहां गए थे, 21% माइनॉरिटी में 13% हिंदू वहां गए थे। आज 1% हिंदू बचा है, 1%। मैं आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंट औरत फाउंडेशन से लेकर के मानव अधिकार पाकिस्तान के फाउंडेशन का मैं ऐसा ऐसा डेटा आपको दे सकती हूँ कि आप अभी रोना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो वहां की महिलाओं के साथ हुआ है। आंख से आंसू गिरता है। डेटा पढ़ते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हो रहा होगा वो 9 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, तो उसका क्या हाल हुआ होगा? आप सोचिए। उसके बाद फिर 13% से पाकिस्तान में उसको 1% किया गया। बांग्लादेश में 1974 में 13.9% हिंदू थे, आज 5.9% हिंदूज बचे हैं। कहाँ गए वो हिंदू? अब आती हूँ मैं भारत। 1947 में मोर देन 7 करोड़ यहाँ पर मुसलमान थे, आज 20 करोड़ से ऊपर है। इसका मतलब है कि यहाँ माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, यहाँ उनके धर्मों पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको याद होगा कि लियाकत और नेहरू ने बैठ करके दिल्ली में 34 पन्ने का एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें ये कहा था कि दोनों देशों में जो माइनॉरिटीज जा रहे हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट और उनके धर्म के पालन करने में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। आज हमारे भारत ने ये साबित किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार में 7 लाख मस्जिद था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी 7 लाख मस्जिद है। बिल्कुल जी मैम। मेरा अगला जो सवाल, दूरदर्शा हमारे हिंदुओं के साथ हुआ है, हम तो उनको नागरिकता देंगे ला करके, हर हाल में देंगे और कोई नहीं रोक सकता है। कोई रोकेगा, हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे, चाहे वो आरफा का नाम शेरवानी हो, चाहे वो पजामा हो, चाहे वो
चाहे वो अवेसी हो, चाहे वो कोई भी हो। हम तो करेंगे कानूनी प्रक्रिया। उतरो शाहीन बाग में, हम बताएंगे कि कानून क्या होता है। उतरो पाक सर्कस मैदान में, हम बताएंगे कि जंगजू और दंगइयों के साथ कैसे सलूक किया जाता है कानूनी तरीके से। वो बता देंगे। तो बिल्कुल, आपने जो इतने कानून के बारे में आपने अभी जो ये सीए को लेकर जो बातें बताई, राजनीतिक स्तर पर आपने संवैधानिक, मुझे एक छोटा सा सवाल मैम, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ही सीए लागू हुआ, एक ट्वीट फैला कि मोदी की गारंटी है, तो कानून में जो बदलाव अब लगातार आ रहे हैं इस सरकार के द्वारा, 2024 में चुनाव आ रहा है, ठीक चुनाव के पहले सीए जैसा जो एक्ट है वो लगा दिया जाता है। क्या लगता है आपको कि कानूनी तौर से भी अब मौजूदा सरकार को दोबारा रिपीट करवाना जरूरी है? बिल्कुल 110%। मैं कह रही हूँ कि जो कानून में बदलाव इन सरकार ने किया है, चाहे वो कॉलोनियल लॉज की बात करें, चाहे वो सीए की बात करें, दूसरे भी हम लॉज की बात करें, तो ये जो मौजूदा सरकार है कानून के तरफ से अगर देखें उसको, क्योंकि हम अभी तक देखते हैं राजनीतिक तरीके से, हम रोजगार देख लेते हैं, हम देश की जीडीपी पे बात कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था पे बात कर लेते हैं, लेकिन कानून के तरीके से अगर हम देखें तो कानूनी नजरिए से भी सरकार जो है वो एक अनुकूल सरकार है भारत देश के लिए। क्या ऐसा माना जाए, क्योंकि आप संविधान की अच्छी जानकार हैं? देखिए, हमारे भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सिग्नेचर हुआ, ठीक है, और उसी दिन भारत के हर एक वासियों ने अपने आप को संविधान पे समर्पित कर दिया। उसके बाद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पर कर क्या रहा है? बिल्कुल, मैं यही सुनना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड यहाँ पर कर क्या रहा है? हलाल सर्टिफिकेशन यहाँ पर कर क्या रहा है? क्या ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है? क्या झटका सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में है? क्या हिंदू लैंड लूटो माफिया कुछ है जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड है? यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुहतदीन के जैसे पार्टी की क्या जरूरत है? मुसलमानों की एकता और अधिकार के पार्टी की क्या जरूरत है? संविधान ने सबको अधिकार दिया है। संविधान की नजर में हम सब इक्वल हैं। संविधान हम सबको मान्य है। हमारे संविधान में तो 1949 में ही लिख दिया गया कॉमन लॉ के बारे में, आर्टिकल 44 में। तो संविधान सबको मान्य है। ये बात कि इस बार विंटर सेशन में जो हमारे गृह मंत्री जी ने जिस हिसाब से ब्रिटिश के कानून से हमको बाहर निकाला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए अचीवमेंट है कि कभी कदार एक्सट्रेडिशन के केस में जब हम बाहर जाते थे तो हमें दिखता था कि बाहर का ब्रिटिश का जो कानून है, खास करके एविडेंस एक्ट, वो कंप्लीटली जेरोक्स कॉपी है। जैसा भारत का है वैसा ही बाहर का है, ब्रिटिश का। बिल्कुल, यस, हम भारतीय है। हम बाहर देश भी जाते हैं तो हम माथे पे बिंदी लगा करके कोर्ट में एंटर करते हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो भी हम माथे पे बिंदी लगा करके कोर्ट में एंटर करते हैं, पर हाथ में क्या लेकर रहते हैं? ब्रिटिश का कानून। बिल्कुल। ब्रिटिश के कानून से हो क्या रहा था? एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज। इस ब्रिटिश के कानून से हो क्या रहा था? ये मंदिर जो है ना, ये बाबर की है, ये औरंगजेब की है, ये हमारे वक्फ बोर्ड में आ जाएगी। तुमको अगर केस लड़ना है तो हमारे वक्फ बोर्ड के कोर्ट में आओ। क्यों? सर्वोच्च न्यायपालिका जिस देश में है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस देश में है, उस देश में न्याय लेने के लिए वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा। कैसे? क्यों जाना पड़ेगा? आज भी भारत के लोग जिद लगा करके बैठे हैं कि हम 1937 का जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ मानेंगे। हम क्यों मानने देंगे? क्यों मानने देंगे? हम तो नहीं मानने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम मानने देंगे। तो देखिए, जितने भी होमवर्क थे वो भारत के हर एक नागरिक के लिए हमारे मोदी जी ने पूरा किया है। आर्टिकल 370 हटा, सबने हाई हुल्ला मचाया। अरे आर्टिकल 370 हटाओगे, कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा, कोई जन गण मन गाने वाला नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। भैया पहले खून की नदियां बह रही हैं, पहले नरसंहार। और आज राहुल गांधी वहां पर बर्फ के गोलों के साथ खेलते हुए भी दिख जाते हैं। और अब गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग दोनों भाई बहन खेल रहा होता है, लेकिन जब जेनोसाइड और नरसंहार हो रहा था तब प्रियंका वाड्रा नहीं जा रही। अब आती है बैंड ट्रिपल तलाक। राजीव गांधी ने मुसलमान महिलाओं और बेटियों के खून के आंसू नहीं पोछे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ही पोछा और 3 तलाक बैन किया। अब आते हैं, सब कोई पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। मंदिर वही बना, और समय बताकर बना, इनविटेशन भेजकर बना,
और प्राण प्रतिष्ठा के बिल्कुल। लिए आप नहीं आए, आपकी बदनसीबी है, आपकी बदकिस्मती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सीए इम्प्लीमेंटेशन हो गया, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल कब से धूल खा रहा था, राजीव गांधी के जमाने में धूल खा रहा था, क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास, अरे तुम्हारी चीजें हैं, पर तुमने नहीं किया, वो आज मोदी जी ने कर दिया है, तो तुम नारा लेकर के खड़े हो रहे हो। और आज जो सीए के खिलाफ जो राहुल बाबा खड़े हुए हैं, आज इंदिरा गांधी की रूह कांप रही है, आज राजीव गांधी की रूह चैन में नहीं होगी, क्योंकि वो तो सोच रहे होंगे कि भैया ये तो हमने स्टार्ट किया था, आज मेरा ही बेटा और मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है राजनीति और चेयर के लालच में विपक्षी दल ये भूल गए हैं कि सभ्यता और संस्कार और संविधान कैसे पालन करना चाहिए, ये विपक्षी दल भूल चुके हैं, बहुत बुरे तरीके से भूल चुके हैं। और मुझे लगता है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, आने वाले 50 साल तक और उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझना चाह रही थी कि कैसे जो इतने दशकों तक सरकारें रही, कानूनी तौर पर वो इतना देश को मजबूत क्या बनाना, उसको और उनकी जो जड़ें थी उसको चरमरा के रख दिया। और अब जो सरकारें आई हैं, इस तरीके के कड़े फैसले वो ले रही है। आपने 370 की बात करी, आपने 3 तलाक की बात करी। अब जब नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि न सिर्फ एक महिला है, अल्पसंख्यक से आती हैं, साथ ही वकील भी हैं, और हमने बात कॉलोनियल लॉ पे करी, सीए पे करी, तो एक और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर हम नहीं रह सकते आपसे खासकर बात किए बिना कि क्या लगता है आपको कि आपके समाज में जो कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों के जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके अधिकार है, उनका हनन हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ है? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नया नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ। Still I am stuck with my earlier statement. कॉमन लॉ के बारे में आर्टिकल 44 में पहले ही संविधान में लिखा जा चुका है और शैल का जिक्र 5 बार है। अब जो मुसलमान जितने भी उटंगे पैजामे वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके अधिकारों का हनन होगा, तो उनके अधिकार अश्लीलता के नंगे नाच का हनन हो जाएगा। इस्लाम के जस्टिफिकेशन में जो वो आराम से गुस्ताखे रसूल की सजा सत्तन से जुदा करते हैं, 6 साल की बच्ची से शादी कर लेते हैं, सफर की निकाह कर लेते हैं, प्लेजर ऑफ सेक्स के लिए निकाह मुत्ता कर लेते हैं, बेटियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हिजाब पहनाने वाले हलाला करवा करके बेटियों का प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। ये सारा नंगा नाच बंद हो जाएगा, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। अब बेटियां भी सक्सेशन एक्ट के तहत उत्तराधिकार होने का अपना हक मांगेंगी। जो मुसलमान बेटियां बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, या जैसे मैं एक बेटे की मां, लेकिन मैं विडो और पिछले 14 साल से मैं विडो, तो मेरा मन करता है कि अडॉप्टेशन करूं, लेकिन हमारे इस्लाम में अडॉप्टेशन गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। लेकिन यूसीसी आने के बाद सबसे पहले मैं अडॉप्ट करूंगी एक बच्चा, क्योंकि यूसीसी मुझे इस बात का अधिकार, हमारे चैनल के जरिए आपने ये भी ऐलान कर दिया कि जैसे ही यूसीसी आएगा, नाजिया इलाही खान एक बच्चे को गोद लेगी। हाँ, ये मैंने 1000 बार बोला हुआ है कि यूसीसी लागू होगा। और ये चीज मैं आज से नहीं, मैं पिछले 5 साल से मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि तू तो अब बहुत बड़ा हो गया, तू तो मुझसे भी लंबा हो गया, 13 साल का बेटा है मेरा, तो तू तो मुझसे भी लंबा हो गया भाई, अब तो मैं तुझसे छोटी लग रही हूँ, तो अब मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूंगी। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ना हो, जिसके सर पे छत ना हो, जिसके पेट में रोटी ना हो, जिसके बदन पर कपड़ा ना हो, जिसके शिक्षा की जिसको कमी हो, अगर नाजिया इलाही खान उसको गोद लेकर के आ रही है और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी मानवता तो कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन पिछले 5 साल से आप चाह रही है नाजिया इस चीज को, और सोचिए आपके पास, आप एक ताकतवर महिला हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन वो औरतें जो कि मातृत्व का जो अनुभव है उसकी कमी महसूस कर रही हैं और बच्चा गोद लेना चाहती हैं, वो अब नहीं ले सकती, इस कारण से जी मैं लूंगी, ब्रेकिंग न्यूज बनेगा और उसके बाद फिर मेरे ऊपर फतवा जारी होगा और फिर से दोबारा मेरे ऊपर एसिड अटैक होगा, मेरा रेप करने के लिए मुझे दौड़ाया जाएगा और नंगी ऊंची मेरी पिक्चरें मॉर्फ करके डाली जाएंगी, मेरा शक्ल बैठा करके, मुझे पूरा नंगा करके, ये सब वायरल करवाया जाएगा। तो इसलिए मैं चुपचाप बैठे रहती हूँ कि भाई यूसीसी आ जाए तो मैं बच्चा अडॉप्ट करूं। अब आप सोचिए कि हम कितने परेशान हैं।
आप सोच कर देखिए कि यूसीसी आने से हमारी मान मर्तबा, हमारा मर्यादा, मुसलमान बेटियों का मर्यादा कितना बढ़ जाएगा। हम एलानिया कहेंगे कि भाई हमें पढ़ना है, हमें शादी नहीं करनी 6 साल की उम्र में। हमारी बेटी की शादी 6 साल की उम्र में नहीं होगी। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप सोचो 10 साल की बच्ची को पीरियड्स हो रहा है और ये कह रहे हैं कि पीरियड्स हो जाए तो शादी कर दो, निकाह कर दो। 10 साल की बच्ची का निकाह किससे होगा? 12 साल के बच्चे से तो नहीं होगा, कम से कम 25 साल के लड़के से होगा। तो ये क्या हो रहा है? नंगा नाची तो हो रहा है। तो यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे भारत के लिए और किसी को आपत्ति नहीं है, मुसलमान मर्दों को आपत्ति है क्योंकि इस्लाम के को एक हवाला बना करके और इस्लाम के द्वारा जस्टिफिकेशन करके ये अश्लीलता का नंगा नाच जो करते चले आ रहे हैं वो बैन हो जाएगा, जिससे इनको प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल जो है वो बिल्कुल संवैधानिक है, इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं है। ये किसी भी तरीके से जो है नागरिकता लेने का कानून नहीं है। निर्भीक बेबाक जिस तरीके से नाजिया इलाही खान हमेशा दिखती आई हैं, आज भी उन्होंने अपनी राय हमारे चैनल में रखी। मैम आप हमसे जुड़ी, अपना वक्त दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।